सो वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब स्टूडेंट्स। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल MCR टेक इंडिया में। देखिए, मैं आपके लिए एक नया कोर्स लेके आया हूँ बेसिक कंप्यूटर्स का। अब बहुत से यूज़र्स की ये डिमांड रहती है कि उन्हें एक ऐसा कंप्यूटर का कोर्स चाहिए जिसमें उनको पूरा आईटी में जो यूज़ होने वाले कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के अंदर उनका डिटेल्स नॉलेज हो जाए। ठीक है, जब भी आप किसी चीज़ के ऊपर काम करें, फॉर एग्जाम्पल हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का काम कर रहे हो, नेटवर्किंग का काम कर रहे हो, किसी भी तरीके का कंप्यूटर्स का नॉलेज होना आपके पास ज़रूरी है। तो इसी तरीके से मैंने ये कुछ कोर्स को डिज़ाइन किया है कि यहाँ पे मैंने उन कंपोनेंट्स को डाला है इस कोर्स में जो कि पूरी आईटी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, और इन्हीं के बेसिस पे आपका पूरा जो आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वही रेडी होगा, है ना। तो इसमें कुछ ऐसे इस तरीके से मैं कंपोनेंट्स का डिस्कशन किया है जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़ रहेंगे। ज़्यादा बड़ा कोर्स नहीं है, छोटा कोर्स को बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड कर दिया है मैंने, और ये शॉर्ट वीडियोस में मैं अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करूँगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर्स में, बेसिक कंप्यूटर्स में पहली क्लास होगी हमारी हिस्ट्री की। बेसिक कंप्यूटर कोर्स में हिस्ट्री में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, जिसमें बात करेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर है क्या? सीधी सिंपल सी बात, ए कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सीधी सिंपल सी बात है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट प्रोसेस डेटा एंड परफॉर्म टास्क बेस्ड ऑन द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी कि एक सीधी सिंपल सी बात समझिए, एक ह्यूमन कंप्यूटर का यूज़ क्यों करना चाहता है। सिंपल सी बात है, वो कुछ उसके पास कुछ ऐसे टास्क होंगे जो वो करना चाहता है ना। कहीं ना कहीं ह्यूमन से वो उन टास्क को करने में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन कंप्यूटर उनको सटीक तरीके से कर सकता है, उसमें कोई भी गलतियां नहीं करेगा। इसलिए कंप्यूटर की हमको नीड पड़ी है ना। तो इंस्ट्रक्शन कॉल्ड ए प्रोग्राम, इसमें हम प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं, अपने टास्क को रन कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा सटीक तरीके से उनको डन करके हमको उनका जवाब या फिर उनका आउटपुट दे देता है। इट कॉल्ड स्टोर रिट्रीव एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एक्यूरेट। यानी कि कहीं ना कहीं कंप्यूटर्स इंसान से ज़्यादा स्पीड से उन टास्क को कर देता है, और इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमको वो देता है। इसलिए कंप्यूटर्स का हमको ज़रूरत और रिक्वायरमेंट पड़ी है ना। इंट्रोडक्शंस के बाद व्हाट इज कंप्यूटर को हमने इस तरीके से समझा कि यूज़र्स कहीं ना कहीं अपना कुछ इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर पे करते हैं, कुछ टास्क होते हैं उनके डेली रूटीन के, मैसेज भेजना किसी को, किसी से कम्युनिकेट करना, किसी से को मेल करना, या हज़ार तरीके के टास्क हो सकते हैं। किसी एप्लीकेशन को कोई बना रहा है, किसी वेबसाइट को कोई बना रहा है, किसी वेबसाइट को कोई मैनेज कर रहा है। तो ये डेली रूटीन के जो टास्क हैं वो कंप्यूटर पर परफॉर्म होते हैं। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर का यूज़ हम उन टास्क को पूरा करने में कर रहे हैं। इसी के बीच में नेटवर्क भी यूज़ होता है, और सारी चीज़ें, डेटा मेटा, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। इनको अपन आगे सीखेंगे, लेकिन अभी हमको इतना समझ में आया कि कंप्यूटर एक कुछ टास्क होते हैं कंप्यूटर के अंदर जो हम कर सकते हैं, और कंप्यूटर उन टास्क को जल्दी से जल्दी ह्यूमन से ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के साथ में कर सकता है। ओके, अब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में बात करें, यहाँ पर कुछ जनरेशन थी कंप्यूटर की। सबसे पहले जब कंप्यूटर आया ही था मार्केट में, तो इसकी कुछ जनरेशन्स हुई हैं। स्टार्टिंग से लेके अभी तक की जनरेशन को डिस्कस करेंगे। पहला, फर्स्ट जनरेशन 1940 से लेके 1956 के कंप्यूटर्स को हम फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर की कैटेगरी में रखते हैं। देखिए, ENIAC हो गया, और ये कुछ IBM हो गया, IBM 701, और ये EDVEC, इस तरीके के ये जो कंप्यूटर्स थे, इनको हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स कहा जाए। देखिए, आपको मैं बताऊंगा, सबसे पहले जो कंप्यूटर्स आए थे ना, उनका साइज इतना बड़ा होता था कि वो पूरी की पूरी बिल्डिंग में रखाते थे, पूरे रूम में रखाते थे। तो कहीं ना कहीं उन कंप्यूटर का साइज इसलिए था क्योंकि इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी उस टाइम पर बिल्ड नहीं हुई थी। इसलिए कंप्यूटर्स पे बंदों ने काम किया, साइंटिस्ट ने काम किया, उसको और कंप्रेस्ड करके छोटा करा, और लेकर हमें डेस्कटॉप कंप्यूटर तक आए। डेस्कटॉप से हमारे पास मोबाइल आ गए, तो वो भी एक कंप्यूटर्स का टाइप है। तो इस तरीके से ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन इस तरीके से हमारे पास बनी। तो फर्स्ट जनरेशन में ENIAC आ गया। सेकंड जनरेशन में 95 से लेके 1963 तक की जनरेशन को हम सेकंड जनरेशन कहा जाता है। इसमें देखिए, कुछ मैंने कंप्यूटर्स को मेंशन किया, लेकिन इसमें कई और ज़्यादा लिस्ट हम बढ़ाते अगर एग्जांपल लिखता तो मैं सभी। लेकिन ये जो मेन कंप्यूटर उस टाइम पे सबसे ज़्यादा फेमस थे, उनको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। जैसे कि IBM 1401, IBM 7090, आप गूगल कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, है ना। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स आए फिर इसके बाद 1964 से लेकर 1971 तक, जिसमें IBM सिस्टम, हनीवेल, PDP 11, ये कंप्यूटर्स कुछ इस तरीके थे कि एक डेस्कटॉप एनवायरनमेंट ही था, लेकिन साथ में एक सर्वर रेक्स रखी रहती थी।
इनका साइज थोड़ा और छोटा कर दिया गया सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स की तुलना में। फोर्थ जनरेशन में अब हमारे आए इंटेल आ गया, एप्पल आ गया, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आ गए जो अभी चल रहे हैं प्रेजेंट में, है ना। और फिफ्थ जनरेशन में आ गए अब हमारे बियॉन्ड जो आगे आएंगे, गूगल, डीप माइंड, वेब, क्वांटम कंप्यूटर्स, दैट्स कॉल्ड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, है ना। तो ये कंप्यूटर की जनरेशन है जो अभी आती जा रही है। अभी फिफ्थ जनरेशन चल रही है प्रेजेंट से, और अभी फ्यूचर में भी चलेगी। जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पॉइंट है ना, जिसमें कंप्यूटर्स को और भी ज़्यादा क्वांटम लेवल पे वर्क करवाया जा रहा है। आगे चलते हैं। सम ओल्ड जनरेशन पीसी आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ओल्ड जनरेशन के पीसीज को। यहाँ पर देखिए किस तरीके से एक बंदा, ये इस कंप्यूटर का काम ही क्या था पता है, सिर्फ जोड़ना घटाना। इतना बड़ा साइज होने के बाद ये इतना छोटा टास्क कर पाता था, लेकिन इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होती थी। तो यहाँ पर इस कंप्यूटर में सबसे पहले भले ही छोटे टास्क किए जा रहे थे बड़ा साइज होने के मामले में, लेकिन ये कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन थी, स्टार्टअप था। इसके बाद इसको थोड़ा और छोटा गया, सेकंड जनरेशन पे आया गया, धीरे धीरे सर्वर रैक में इम्प्लीमेंट कर दिया गया और एक रूम के साइज का हमने यहाँ पर एक कंप्यूटर बना लिया। इसके बाद इसको थोड़ा और छोटा कंप्रेस्ड कर यहाँ पर सर्वर रैक में बना लिया गया, एक रैक के अंदर एक कंप्यूटर बना दिया गया। तो ये धीरे धीरे इसकी जनरेशन और कंप्रेस्ड होती गई है, और हमें डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और मोबाइल एंड वॉचेस में भी आजकल कंप्यूटर आने लगे। तो इस तरीके से कंप्यूटर की जनरेशन आगे बढ़ रही है। अब जो चीज़ हमें समझने वाली बात है, टाइप ऑफ कंप्यूटर्स में जो फर्स्ट कंप्यूटर्स जो हमारे आते हैं सुपर कंप्यूटर्स। जैसे कि आपको पता ही है मेरे चैनल में सबसे ज़्यादा मैं डिस्कस करता हूँ सुपर कंप्यूटर्स के ऊपर। तो सुपर कंप्यूटर्स एक्सट्रीमली आजकल मौसम की भविष्यवाणी की जा रही है सुपर कंप्यूटर्स पे। कुछ ऐसी कैलकुलेशन साइंटिस्ट लेवल की जो और दूसरे कंप्यूटर करने में कैपेबल नहीं है, तो वहाँ पर सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर रिसोर्स सबसे ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से सुपर कंप्यूटर्स हैं अभी सबसे एक टाइप हमारे पास। सेकंड टाइप है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। देखिए जो मैंने पहले बताई थी वो थी जनरेशन्स, अभी जो जनरेशन है ये है कंप्यूटर्स के टाइप, यानी कि कितने तरीके के कंप्यूटर्स अभी मार्केट में अवेलेबल हैं। पहला सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जिनका काम जैसे कि एयरलाइंस हो गया, यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी दिया, लार्ज सिस्टम फॉर बल्क डेटा प्रोसेसिंग। यहाँ पर जैसे कि एयरलाइंस हो गई, गवर्नमेंट के काम हो गए, जिनका काम एक स्पेसिफाइड टास्क को करने के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का डेटा कंप्रेस्ड करने में, अनकम्प्रेस्ड करने में, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में, एयरलाइंस का डेटा स्टोर करने में। तो इस तरीके के कंप्यूटर्स को सेंट्रलाइज कंप्यूटर्स कहा जाता है, जिन्हें मेन फ्रेम कंप्यूटर भी हम कहते हैं। तीसरा है मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स आ गए, मैंने आपको बताया उनको एक सर्वर रेक्स में, एक सिंगल रेक के अंदर एक कंप्यूटर हमको मिल गया था यहाँ पर, और ये पूरा सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम होता है, एक स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम्स की तुलना में ये थोड़े से छोटे होते हैं ना। फॉर एग्जांपल आप वर्क स्टेशन कह सकते हैं, इनको वर्क स्टेशन मान सकते हैं। यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऑपरेशंस, बिजनेस लेवल के जो ऑपरेशंस हैं उनको करने के लिए यहाँ पे मिनी कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है ना। माइक्रो कंप्यूटर्स देखिए कभी कभी आपने देखा हो, कहीं कहीं एग्जाम्पल मिलेंगे, मिनी कंप्यूटर्स की साइड में आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर भी मिल जाता है। और मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर्स का कॉम्बिनेशन ही हो गया है, क्योंकि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस आजकल बचा नहीं है। माइक्रो कंप्यूटर्स में आ जाते हैं आपके पर्सनल लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, वॉच, ये सारी चीज़ें आपकी माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर आ जाती हैं, है ना। अगला चलते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। अब देखिए यहाँ पर आपको फ्रिज के अंदर भी टेक्नोलॉजी मिलने लगी है, आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर भी टेक्नोलॉजी मिलने लगी है, कार्स के अंदर भी टेक्नोलॉजी मिलने लगी है। अब किसी और डिवाइसेस के अंदर कंप्यूटर को बिल्ड कर देना, दैट्स कॉल्ड एम्बेडेड कंप्यूटर्स। ठीक है, एम्बेडेड कंप्यूटर्स यानी कि यहाँ पर किसी और डिवाइसेस के अंदर इनको बिल्ड कर दिया जाता है। वहाँ पर कंप्यूटर मशीन्स के ब्रेन का यूज़ करके या फिर समझ का यूज़ करके मशीन्स अपना डिसीजंस लेती हैं, है ना। तो जैसे आपकी वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रिज हो गई, कितना टेम्परेचर कब डाउन करना है, कितना अप करना है, ये सारे हम ऑटोमेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ 5 टाइप्स हैं कंप्यूटर्स के जो अभी हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं। चलिए बहुत ही आगे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आते हैं। तो ये है इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, जिसमें हमने अभी देखिए ये वो टाइप तो है ऑलरेडी, ये टाइप मैं बता रहा हूँ आईटी लेवल पर। आपको आईटी लेवल पर ये कुछ कंप्यूटर के डिफरेंट टाइप हैं जिनका यूज़ ज़्यादातर होता है, जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर, वर्क स्टेशन एंड सुपर कंप्यूटर्स। यहाँ पर सर्वर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, वर्क स्टेशन भी होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स भी होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स भी होते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको डीपली समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक डायग्राम लेता हूँ आपको, यहाँ पर समझिए। सबसे पहले हम समझेंगे कंप्यूटर्स को। आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर इस तरीके का दिखेगा आपको, है ना। तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा ना। तो यहाँ पर आपके पास मॉनिटर होगा, यहाँ पर कीबोर्ड हो गया कुछ, और यहाँ पे इस तरीके से सीपीयू भी होगा आपके पास, है ना।
तो ये हो गया आपका एक तरीके से क्या, डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसका यूज़ हम कब करेंगे, हम करेंगे इसका यूज़ तब जब हमको ज़रूरत होगी कि जब रिक्वायरमेंट होगी ना, रिक्वायरमेंट होगी और तब इसको हम ऑन कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, ये हो गया आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर। अब अगर हम बात करें डेस्कटॉप के बाद सेकंड जो बात करूं मैं, अब इसको मैं यहाँ पर लाइन बनाता हूँ, इसी में आपका लैपटॉप भी आ जाता है ना, तो इसी के अंदर आपका लैपटॉप भी आ जाएगा। और अब बात करें सर्वर्स की, देखिए सर्वर कुछ इस तरीके से मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर चेसिस रहेंगी आपको यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए, और यहाँ पे कुछ इस पर बटन्स मिल जाएंगे, यहाँ पर डिस्क मिल जाएंगी आपको इस तरीके से लगी हुई यहाँ पर सर्वर्स के अंदर ना। और इस तरीके से डिस्क लगी होती हैं इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा डिस्क लेती हैं। अभी मैं मिनिमल एग्जांपल बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इस तरीके से डिस्क लगी रहती हैं, और यहाँ पे कुछ इन्वायरमेंट रहता है, यहाँ पे बटन्स लगे रहते हैं, यहाँ पर कुछ भी है ना, पावर ऑन बटन लगा है, ऑफ बटन लगा है। इस तरीके से पीछे का इन्वायरमेंट समझा जाए यहाँ पर, तो इस सर्वर्स के पीछे यहाँ पर इस तरीके से मैं आपको दिखा भी दूंगा, ये पीछे का इन्वायरमेंट रहता है। यहाँ पे केबल्स लगा सकते हैं आप अपनी, है ना। तो ये कुछ कंप्यूटर, ये सर्वर कहलाते हैं इस तरीके से, है ना। अब इनका काम क्या होता है, देखिए सर्वर क्यों कहते हैं इसको, सर्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूसली रन कर रहे होते हैं, है ना। इनको पावर ऑफ करने की इजाज़त ही नहीं होती, समझिए। देखिए सीधी सिंपल सी बात है, सर्वर बनाए क्यों जाते हैं, ताकि हम एक ऐसे सिस्टम चाहते हैं जो कंटिन्यूसली रन कर पाएँ बिना पावर ऑफ के। क्या होता है, अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर को कंटिन्यूसली चलाएंगे हीट अप हो जाती हैं कुछ डिवाइसेस, मदरबोर्ड हीट अप हो गया, एसएमपीएस जल गया, हजार चीज़ें होती हैं। लेकिन सर्वर्स को इस तरीके से बिल्ड किया जाता है ताकि इनके ऊपर कुछ ऐसी सर्विसेज या ऐसी एप्लीकेशन चल पाएँ। फॉर एग्जांपल आप नेटफ्लिक्स चला रहे हैं, नेटफ्लिक्स में मूवी देख रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी भी टाइम पर नेटफ्लिक्स बंद हो जाए, उसके पीछे वजह क्या होगी, कहीं ना कहीं नेटवर्क के सर्वर्स डाउन हो गए होंगे, है ना। तो नेटवर्क के सर्वर्स डाउन हो गए तो आपका पूरा नेटफ्लिक्स की कम्युनिकेशन ही चली जाएगी। तो ऐसी कंपनियां जो कंटिन्यूसली अपनी सर्विस देना चाहते हैं आपको, जैसे नेटफ्लिक्स हो गई, ऐसी कोई भी कंपनी, कोई भी सर्विसेज आपको मिल रही, गूगल ही बंद हो जाए मान लीजिए, कैसे, अगर सर्वर्स उनके डाउन हो जाए तो गूगल ही बंद हो जाएगा। तो उनको ऐसे सर्वर्स चाहिए जो कंटिन्यूसली रन कर पाए, है ना। तो वहाँ पर हम सर्वर्स का यूज़ करते हैं जो स्पेसिफायर रेक्स में लगते हैं। रेक्स क्या होती हैं, देखिए मैं आपको सर्वर दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरीके से सर्वर्स रहते हैं जो यहाँ पर लगे हुए होते हैं आपकी सर्वर रेक्स के अंदर। न्यू टैब पे ओपन करूँगा इमेजेस को, देखिए ये इस तरीके से कुछ, मतलब यहाँ पे किसी में अलग अलग तरीके के रहते हैं सारे सर्वर्स। यहाँ पर किसी में डिस्क लगी है, किसी का नाम, अलग अलग ब्रांड के अलग अलग सर्वर्स होते हैं। तो नो डाउट, तो कहीं ना कहीं ये सर्वर्स आपको आपका डेटा दे रहे हैं, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है कंटिन्यूसली रन हो रही है। कोई भी सर्विस है वो कंटिन्यूसली रन करने में मदद करते हैं। तो ये हो गए सर्वर्स। अब सर्वर्स के बाद जब हमारी जो दूसरी चीज़ आती है, अगर मान लीजिए आप सर्वर्स का क्राइटेरिया भी अगर आपको समझ में आ गया है, अब आते हैं वर्क स्टेशंस। अब वर्क स्टेशन आप बोलेंगे सर वर्क स्टेशन और उसमें क्या डिफरेंस है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में। उसमें भी सेम टू सेम आपका सीपीयू रहता है, इसके अंदर आपका मॉनिटर भी रहता है, इसके अंदर आपका कीबोर्ड भी रहता है, सब कुछ तो रहता है सर, फिर क्या डिफरेंट है वर्क स्टेशंस में। अगर वर्क स्टेशन की बात की जाए, यहाँ पर वर्क स्टेशन की बात की जाए तो वर्क स्टेशन जो होते हैं, देखिए यहाँ पर आपकी कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें यहाँ पे आपके सीपीयू बॉक्स के अंदर होती हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके पास जीपीयू होता है, सीपीयू तो दोनों में होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें वर्केबिलिटी होती है, मल्टीपल टाइम तक रन कर सकती है। एडवांस लेवल की एप्लीकेशन, एडवांस हाई कॉन्फ़िगरेशन वाले जो सर्वर्स होते हैं उनको हम वर्क स्टेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जीपीयू होगा, सीपीयू होगा, ज़्यादा रैम होगी आपके पास, रैम भी ज़्यादा होगी आपके पास, स्टोरेज भी ज़्यादा होगी, हर चीज़ ज़्यादा होती है। तो ये कंटिन्यूसली रन करने के लिए बनाए जाते हैं। मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप सुबह की क्लास में गए तो आपने यूज़ किया इसको, फिर शाम की क्लास में कोई और स्टूडेंट गया उसने यूज़ किया, फिर उसके बाद कोई और आ गया उसने यूज़ किया, तो कंटिन्यूसली इनका यूज़ हो रहा है, अलग अलग यूज़र आ रहा है, इस पर यूज़ करते जा रहा है। तो वर्क स्टेशन वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर। तो वर्क स्टेशन का भी क्राइटेरिया देख लिया हमने, सर्वर भी देख लिया। अब यहाँ पे सर्वर भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है। अब वो उनकी अंदर की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो आगे हम डिस्कस करेंगे। सर्वर आ गया आपको समझने, डेस्कटॉप समझने आ गया, आपको वर्क स्टेशन समझने आ गया। जो अब अगली चीज़ है हम समझेंगे वो क्या है हमारी, ठीक है। अगली चीज़ जो है अब हम समझेंगे वो है हमारी यहाँ पर सुपर कंप्यूटर्स। हमने डेस्कटॉप कंप्यूटर समझ लिए, यहाँ पर डेस्कटॉप समझ लिया, लैपटॉप समझ लिया, सर्वर समझ लिए, वर्क स्टेशन समझ लिया। अब सुपर कंप्यूटर्स को समझते हैं। देखिए सुपर कंप्यूटर क्या है, सीधी सिंपल सी बात कर लीजिए। अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, न्यू करता हूँ इसको, ओके। सुपर कंप्यूटर्स क्या है, यहाँ पर एक तरीके की रैक्स होती हैं, ठीक है।
और वहाँ पे बहुत सारे सर्वर्स हमने इसके अंदर लगा देते हैं इस तरीके से। सर्वर तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि वो कंटिन्यूसली रन कर सकते हैं ना, और इनको किस तरीके से आपस में कम्युनिकेट कर देते हैं, किसी तरीके से आपस में इन सर्वर्स को जोड़ देते हैं हम। कोई भी तरीका होगा वो आगे समझेंगे अब कैसे, कौन सा तरीका है। इस तरीके से नेटवर्क से जोड़ दिया, और कहीं ना कहीं ये आपको एडवांस लेवल की एप्लीकेशन चलाने में मदद करेगा। तो ये कॉल्ड सर्वर, इसमें बहुत सारे सर्वर होते हैं, ठीक है। इसके अंदर रैम, जीपीयू, हर तरीके का एनवायरनमेंट होता है। तो ये सर्वर्स होते हैं, ये भी कुछ इसी तरीके से होते हैं जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये रैक होती हैं, यहाँ पे सर्वर लगा दिए, उनको एडवांस लेवल के सर्वर्स होते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है ना। तो ये हो गया आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर, सर्वर, वर्क स्टेशन है, सुपर कंप्यूटर का परिचय, है ना। अब आगे जो चीज़ हम जानेंगे वो है कंप्यूटर हार्डवेयर्स को। देखिए अब आपको समझ में आ गया कि डेस्कटॉप क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, लैपटॉप क्या होता है, सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं। इन सभी को जानने के बाद दोस्तों अब हम समझेंगे व्हाट इज़ हार्डवेयर। तो आपने समझ लिया पूरे कंप्यूटर्स के टाइप्स को। अब हार्डवेयर की बात करेंगे। देखिए कहीं ना कहीं सभी में सेम हार्डवेयर यूज़ होता है, ठीक है। हार्डवेयर की क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हार्डवेयर के जो टाइप्स हैं वो सेम होंगे। व्हाट इज़ हार्डवेयर? हार्डवेयर होता क्या है कंप्यूटर्स के अंदर? हार्डवेयर रिफर्स टू अ फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट कंपोनेंट यू कैन सी एंड टच। कंप्यूटर के अंदर के वो पार्ट्स होते हैं ये जिनको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, है ना। सीधी सिंपल सी बात। हार्डवेयर द बॉडी ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। अब हार्डवेयर कैसे होंगे बताइए सर। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए डिफरेंट तरीके के हार्डवेयर हो सकते हैं। यहाँ पर आपके पावर सप्लाई, मॉनिटर, ये देखिए पावर सप्लाई हो गया, रैम हो गई, मदरबोर्ड हो गया, रैम और हार्ड डिस्क और ना जाने कितने तरीके के। तो उनको समझते हैं। तो आपको हार्डवेयर समझ में आ गया, जिन्हें हम कंप्यूटर के वो पार्ट्स होते हैं ये जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये सारे कंप्यूटर हार्डवेयर की कैटेगरी में आ जाते हैं। टाइप ऑफ हार्डवेयर की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ मैंने हार्डवेयर को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है। फॉर एग्जांपल इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, प्रोसेसिंग यूनिट एंड इंटरनल कंपोनेंट्स। ये मैंने कुछ 5 टाइप्स यहाँ पर हार्डवेयर के आपको बताएं। इनको मैं डीपली एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको हार्डवेयर का समझ में आए। देखिए ये पॉइंट आपको इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जब आप एक सुपर कंप्यूटर्स, क्लस्टर्स डेवलप करोगे तब आपको इन हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, और इन हार्डवेयर का आपको आइडिया होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, आगे चलते हैं। टाइप ऑफ हार्डवेयर में हम बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस। पहला मैंने जैसे कि आपको बात की थी इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस में जो पहला है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड माइक्रोफोन। देखिए इनपुट डिवाइसेस में कुछ जो हमारे डिवाइसेस आते हैं जैसे कि कीबोर्ड आपने देखा होगा, माउस ये भी देखा होगा, स्कैनर एंड माइक्रोफोन या माइक जो भी कनेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनपुट डिवाइसेस में आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि कंप्यूटर को कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों से इनपुट दे रहे हैं। कैसे दे रहा है मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर इसको हटाता हूँ, न्यू बनाता हूँ डायग्राम। कहीं ना कहीं ये आपका मान लीजिए कंप्यूटर है, ठीक है, और ये है आपका कीबोर्ड, ठीक है। ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे कुछ बटन्स हैं, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए इस तरीके से बटन्स हैं, और कीबोर्ड किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर कंप्यूटर से कनेक्टेड है। ये आपका पीसी हो गया। ओके, अब जैसे ही मैंने यहाँ पर कोई वर्ड प्रेस किया, मान लीजिए मैंने यहाँ पर आर प्रेस किया, ठीक है, आर प्रेस किया तो ये केबल के थ्रू किसी ना किसी मीडियम के थ्रू यहाँ पर मुझे आर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट दिखेगा। कहीं ना कहीं मैंने कीबोर्ड से यहाँ पर इसको इनपुट दिया। इनपुट यानी किसी चीज़ को देना, किसी भी कंप्यूटर पे देना, है ना। इनपुट दे दिया मैंने, किसी को लेटर दे दिया, इनपुट दे दिया, इस तरीके से समझिए ना। तो मैंने यहाँ पर आर का इनपुट दिया जो कंप्यूटर ने समझा, और उसका रिप्लाई में यहाँ पर मुझे आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो कर दिया। दैट्स कॉल इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस मान लीजिए स्कैनर का यूज़ कर रहा हूँ मैं। स्कैनर से मैंने यहाँ पर एक फोटो कापी रखी, यहाँ पर कोई पेज रखा जिसका मुझे इसमें डिजिटल प्रिंट आउट देखना था। मैंने स्कैनर लगाया, स्कैनर ने यहाँ पर ये फोटो कापी प्रिंट करके यहाँ पर मुझे स्क्रीन पे दिखा दी कि भाई ये आपकी HD क्वालिटी की फ़ोटो है, ये ऐसा ऐसा। तो ये इनपुट स्कैनर का काम ये करती है ना। इस तरीके से ये इनपुट डिवाइसेस काम करते हैं। आगे चलेंगे हम। सेकेंड ऑप्शन आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। जैसे इनपुट डिवाइसेस इनपुट लेने में मदद करते हैं, आउटपुट डिवाइसेस आउटपुट देने में मदद करते हैं। मैंने अभी प्रीवियसली आपको बताया कि कीबोर्ड से मैंने आर प्रेस किया तो और मॉनिटर के ऊपर आउटपुट आर की तरह दिख गया। तो मॉनिटर ने आर आउटपुट इसलिए दिया क्योंकि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस से वो इनपुट को कन्वर्ट करके आउटपुट में शो करता है। यानी कोई भी आउटपुट जो इंसान देख पाए, जो कंप्यूटर इंसान को देता है,
कंप्यूटर इंसान को देता है। इट्स कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्क्रीन पर इसने आर दिखाया तो आउटपुट डिवाइसेस हो गया। ये प्रिंटर हमने कंप्यूटर से यहाँ पर कोई भी फाइल को प्रिंट किया तो प्रिंटर से वो बाहर निकल के आ गई, तो आउटपुट कहीं ना कहीं प्रिंटर से आउटपुट आया हमें, पेज के फॉर्मेट में पेज पे प्रिंट करके आउटपुट हमको कंप्यूटर ने दे दिया। स्पीकर, कंप्यूटर में हम कोई भी गाना प्ले करते हैं, स्पीकर हमको उसकी ऑडियो सुनाता है, तो वो भी एक तरीके का आउटपुट है। तो इस तरीके से कंप्यूटर हमें डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं जो हमको आउटपुट देते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर स्टोरेज डिवाइसेस। तीसरा था मेरा स्टोरेज डिवाइसेस। तो यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस के भी हार्डवेयर कंप्यूटर के अंदर होते हैं। देखिए हार्डवेयर कंप्यूटर के अंदर होते हैं जैसे कि यहाँ पर हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव, ये कुछ यहाँ पर हार्डवेयर के टाइप हैं। फ्लैश ड्राइव भी होती है। तो ये क्या, इनका काम क्या होता है, स्टोरेज के डिवाइसेस क्या होते हैं, कहीं ना कहीं आपके डेटा को स्टोर करने का काम भी यहाँ पर कंप्यूटर्स करता है। आपने फाइल रखी, फोटोज़ रखी बहुत सारे तरीके की, तो वो फोटोज़ कहीं ना कहीं कंप्यूटर में स्टोर होंगी ना, दैट्स कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस, है ना। तो वो कहीं कोई भी चीज़ आपकी जो स्टोर हो रही है कहीं पर, दैट्स कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। और कंप्यूटर इन पार्टिकल्स या इन तरीके के डिवाइसेस के अंदर वो चीज़ें स्टोर करता है। चौथा जो है प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के अंदर होता है जैसे कि CPU, GPU, है ना। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट में CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम होता है। देखिए आप कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा, आप इन चीज़ों को समझिए कि CPU क्या है, GPU क्या है। आपको डीपली आगे भी मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा पूरे पार्ट्स को ना। सिर्फ आप ये भी देखते चलिए कि मैं क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको। CPU हो गया, GPU यानी ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU कहाँ पर यूज़ होता है, कंप्यूटर का ब्रेन है जो सोचने समझने का काम करता है। आपने बोला कि भाई 2 और 2 कितने होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, ये किसने सोचा, कंप्यूटर ने सोचा। कंप्यूटर के सोचने में क्या यूज़ हुआ, CPU यूज़ हुआ। तो कहीं ना कहीं CPU ने ये डिसीजन किया कि 2 और 2 में 2 जोड़ते हैं तो क्या हो बनेगा, 4 बनेगा, प्लस, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या होता है, मल्टीप्लाई कौन करेगा, CPU करेगा। जैसे कि हमारा दिमाग को पता है कैलकुलेशन 2 में 2 जोड़ते हैं 4 होते हैं, हमारी कैलकुलेशन किसने की, दिमाग ने की। तो हमारा दिमाग क्या है, ब्रेन है। और CPU कंप्यूटर का ब्रेन क्या है, CPU। इसी तरीके से GPU का काम क्या होता है, ग्राफिकल रिलेटेड टास्क को डन करने के लिए GPU का यूज़ होता है। इतना समझ लीजिए। अभी GPU को हम डीपली नहीं समझेंगे, इतना समझो कि GPU का यूज़ ग्राफिकल रिलेटेड टास्क को डन करने में किया जाता है। ओके, GPU कुछ इस तरीके के दिखते हैं, CPU कुछ इस तरीके के दिखते हैं। ओके, चलिए आगे चलेंगे। मैंने यहाँ पर 5वां जो है इंटरनल कंपोनेंट्स को समझाया है। मदरबोर्ड, रैम, पावर सप्लाई, कूलिंग फैन, और ये सारी उनकी लिस्ट है। अभी चलिए मैं थोड़ा डायग्राम से इनको समझाता हूँ, है ना। यहाँ पर मैं लूँगा डायग्राम एक, इसको प्रीवियस डायग्राम को क्लियर करूँगा। मान लीजिए आपके पास एक डेस्कटॉप है, आपके पास एक कीबोर्ड है अभी फ़िलहाल में, और एक आपके पास CPU है। लिख देता हूँ यहाँ पर डेस्कटॉप, जिसको हम मॉनिटर भी बोल सकते हैं, ठीक है, कीबोर्ड, और ये है आपका CPU बॉक्स, ठीक है। इसको CPU बॉक्स क्यों बोलते हैं, CPU केस भी बोला जाता है, ठीक है। CPU केस क्या होता है, एक डिब्बा ही होता है बाहर का, जो अलग आप देख रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग बोलते हैं सर ये मेरा CPU ख़राब हो गया, सर मेरा ये CPU, एक्चुअली वो CPU केस होता है जिसके अंदर कंपोनेंट रखे होते हैं कंप्यूटर्स के। अब इसका जो इन्वायरमेंट होता है इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। अगर इस CPU बॉक्स में आप देखोगे, यहाँ पे आपको पावर बटन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पावर बटन के साथ कुछ और बटन मिल जाएंगे, USB लगाने के लिए अलग मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से आप कुछ यहाँ पर इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। यहीं अगर पीछे से अगर इसको देखेंगे आप, बैक एंड में देखेंगे CPU बॉक्स को, तो यहाँ पर आपको एक इस तरीके का एरिया मिलेगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके का एरिया मिलेगा। तो यहाँ पर केबल लगी होती है पावर वाली, है ना, जिसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं बोर्ड के साथ, है ना। यहाँ पर जैसे स्विच चालू करते हैं, यहाँ पावर आ जाती है, तो यहाँ पर हमारे मॉनिटर सब चालू हो जाते हैं। यहाँ पर पावर बटन दबाते हैं तो यहाँ पर ये चालू होके आ जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ केबल्स लगी होती हैं जो इससे भी कनेक्ट हो रही हैं, माउस भी हो रहा है यहाँ पे आपका कनेक्ट, है ना, माउस भी यहीं से कनेक्ट हो रहा है, और भी अगर स्पीकर में स्पीकर लगे हैं तो वो भी यहाँ पे सही कनेक्ट हो रहा है। अब कहीं ना कहीं ये बाहर का एरिया है। अगर अंदर की बात की जाए CPU की, ओनली CPU की बात की जाए, तो CPU में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से इंटरफेस। यहाँ पर मान लीजिए आपका यहाँ पे पावर सप्लाई लगेगा, ठीक है, यहाँ पर आपका मदरबोर्ड लगेगा। तो ये कंपोनेंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़े से, है ना। यहाँ पर रैम लगेगी, ठीक है। मैं अभी आपको पूरी चीज़ें बताता हूँ, ओके, ठीक है। तो मान लीजिए ये है आपका CPU केस, है ना, CPU केस या बॉक्स भी बोल सकते हैं आप इसको, CPU बॉक्स, ओके।
अब यहाँ पे हमें कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पे कंप्यूटर्स के मिलते हैं। जैसे कि पहला कंपोनेंट हम जो कंप्यूटर का यूज़ करेंगे वो है हमारा CPU केस। दूसरा कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे यहाँ पर मदरबोर्ड। तीसरा कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे CPU प्रोसेसर। चौथा कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे यहाँ पर रैम। पांचवा कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे रोम। छठवा कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे यहाँ पर स्टोरेज डिस्क, ठीक है। सातवां कंपोनेंट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पावर सप्लाई यूनिट या SMPS। ये क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। SMPS और यहाँ पर फ़ैन यूज़ करेंगे हम, ओके। और भी कुछ कमी है बताइए, है ना। तो इतनी चीज़ों को समझते हैं, फिर हम यहाँ पर एक GPU भी यूज़ करेंगे, ठीक है। GPU का भी यूज़ कर लेंगे, ओके। सो इनको समझते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आता है CPU केस। CPU केस क्या होता है, एक बॉक्स होता है जिसमें कंप्यूटर के अंदर के सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर अवेलेबल होते हैं, ओके। मदरबोर्ड इसको मदर ऑफ सभी CPU को मदर कहा जाता है, माँ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सारे इसके चाइल्ड इसी से कनेक्टेड होते हैं। कैसे, क्योंकि मदरबोर्ड पर ही आपकी रैम लगी होती है, मदरबोर्ड पर ही रैम लगेगी, रोम लगेगी, स्टोरेज, पावर सप्लाई यूनिट, GPU, ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ पर कनेक्ट हो रही हैं, मदरबोर्ड से कनेक्ट हो रही हैं, है ना। तो एक तरीके का मदरबोर्ड किस तरीके से दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। मदरबोर्ड दिखाते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से मदरबोर्ड आपका दिखता है, ये देखिए। तो मदरबोर्ड में क्या है, यहाँ पर आपको देखिए रैम लगी हुई मिलेगी, यहाँ पर रैम लग जाती है, यहाँ पर CPU प्रोसेसर लग जाता है, यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स USB और जितने भी सारी चीज़ें, आपका कीबोर्ड कनेक्ट होना है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, माउस कनेक्ट करना है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, आपकी डेस्कटॉप कनेक्ट करना, मॉनिटर कनेक्ट करना है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, और GPU कनेक्ट करना वही भी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, फैन कनेक्ट करना यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। जो भी सारी चीज़ें कनेक्ट होंगी कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्ट होंगी, दैट्स कॉल, इसको मदर कहा जाता है ना। तो मदरबोर्ड के ऊपर ही हमारी रैम स्लॉट्स लगी होती हैं, यहाँ पर रैम। अब देखिए मदरबोर्ड तो हमको समझ में आ गया, मदर क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो एक बोर्ड होता है, एक बोर्ड सर्किट बोर्ड होता है जिसपे सारे कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं। CPU प्रोसेसर मैंने समझाया अभी आपको कि CPU प्रोसेसर सोचने समझने की शक्ति होती है कंप्यूटर की, जो कि सोचने समझने का काम करता है, ओके। CPU प्रोसेसर का काम, जो भी थिंकिंग वाली चीज़ें होती हैं, जो भी लॉजिकल चीज़ें होती है, जो भी सोचने समझने का काम वो CPU करेगा, और CPU हमारे मदरबोर्ड पे लगा होता है, ठीक है। अब CPU जब भी कुछ प्रोसेस करता है तो वो हीट होता है, उस कंडीशन में उसको ठंडा करने के लिए फ़ैन का यूज़ होता है। फ़ैन यानी पंखा लगा होता है। एक फ़ैन किस तरीके से दिखते हैं मैं आपको बताऊँ। कंप्यूटर मदरबोर्ड के जो फैंस होते हैं, आपको मदरबोर्ड फैन देखिए, ये इस तरीके के फैंस आपने देखे होंगे। ये फैंस हैं जो मदरबोर्ड के ऊपर लगे होते हैं, जो कि CPU को ठंडा करने का काम करते हैं, है ना। तो फैन समझ में आ गए हमको। तो फैन के बाद GPU की बात करते हैं। GPU ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, वो भी यहाँ पर लगे होते हैं। GPU का काम मैंने आपको बताया था, ग्राफिकल रिलेटेड चीज़ें कुछ भी करना है, बड़ी वीडियोस देखना है, गेम खेलना है, वहाँ पर GPU एडवांस लेवल की 3D चीज़ों को चलाने के लिए GPU का यूज़ होता है। रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, ठीक है। रैम देखिए, जब भी आप कोई भी चीज़ चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर व्हाट्सएप मान लीजिए, ठीक है। अगर आपने कंप्यूटर के ऊपर व्हाट्सएप इंस्टॉल करी है, तो वो जो व्हाट्सएप है, ठीक है, व्हाट्सएप का जो डेटा है, जब भी आप किसी से कुछ बात कर रहे हैं, कोई फोटो सेंड कर रहे हैं, फोटो आ रही है, वो जाके डायरेक्ट आपकी स्टोरेज या डिस्क में सेव नहीं हो जाएगी डायरेक्ट। वो जब भी आप उसको चलाएंगे, व्हाट्सएप चल रही है, बैकएंड में कुछ स्पेस यूज़ हो रहा है, तो वो रैम के ऊपर रन होगी, ठीक है। रैम 4 GB की रैम है, ठीक है, और 2 GB की एप्लीकेशन है। तो ये कुछ कैलकुलेशन से वो कहीं ना कहीं रैम के ऊपर रन हो रही है। जितनी भी एप्लीकेशन है वो रैम के ऊपर रन हो रही है। किसका स्पेस यूज़ कर रही है, रैम का स्पेस। जब भी आप कुछ चीज़ सेव करोगे तब जाके वो आपकी कहाँ पे, स्टोरेज डिस्क में सेव होगी। मान लीजिए यहाँ पर आपकी एक स्टोरेज डिस्क लगी हुई है, यहाँ पर वो चीज़ जाकर सेव हो जाएगी। यहाँ पर आपने मान लीजिए अपने डेस्कटॉप पे गए, जाके इस फाइल को पे कुछ लिखा, जब तक आप लिख रहे थे, जब तक अभी तक आपने सेव नहीं किया, आपने मान लीजिए वर्ड खोला, वर्ड के अंदर पूरा पैराग्राफ लिख लिया, ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख तो दिया, लेकिन वो ऐसे अभी कहाँ पर सेव है, रैम के अंदर सेव है। जैसे ही आपने Ctrl+S दबाया या फिर उसको वर्ड से आपने सेव किया, तब जाके वो स्टोरेज में सेव होगा। आपसे पूछेगा सर इस फाइल को मैं कहाँ सेव कर दूं, आपने बोला इस डिस्क के अंदर, यहाँ पे इस फोल्डर में सेव कर दो, तब जाके वो स्टोरेज डिस्क यानी हार्ड डिस्क ड्राइव या इसके अंदर सेव हो जाता है। इस तरीके से स्टोरेज काम कर सकती है, रैम काम करती है। अब रोम क्या होती है, रोम क्या होती है इसको हम समझेंगे आगे की वीडियो में। अभी इतना समझ लीजिए, रोम एक मेमोरी होती है, कितना टाइम हो रहा है, किस स्टेज पे कितनी एप्लीकेशन चल रही है, क्या क्या स्टोर है, ये सारी मेमोरी जो स्टोर होती है वो रोम के अंदर होती है। कंप्यूटर को जब चालू करते हैं तो उसको पता होता है कितनी देर से मैं चालू हूँ, कितनी देर से बंद हूँ, और क्या क्या पहले चला था, क्या क्या
टास्क हैं, ये सारी चीज़ें, कौन सा ओएस कहाँ पे रखा है, ये सब चीज़ें रोम को पता होती हैं, ठीक है। तो रोम इस तरीके से काम होती है। रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक्सेस करने के लिए रैंडमली किसी चीज़ को रैम का यूज़ करेंगे। रीड ओनली मेमोरी यानी कि रीड करने के लिए आपका ओनली जो भी डेटा सेव हुआ था उसको रीड करने के लिए रीड ओनली मेमोरी का यूज़ होगा। तो सीपीयू समझ में आ गया, सीपीयू केस, मदरबोर्ड, रैम, रोम, स्टोरेज। पावर सप्लाई यूनिट की बात करते हैं, जब भी आप पावर देते हैं तो पावर सप्लाई यूनिट के अंदर आती है। ये पावर सप्लाई यूनिट का काम होता है पूरे मदरबोर्ड के ऊपर पावर को सप्लाई करना। कहीं ना कहीं वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है तो वो सारा कंपोनेंट्स को इकट्ठा पावर नहीं मिलेगी, आपका पावर सप्लाई यूनिट को ही वो पावर मिलेगी। अगर कुछ भी इशू होता है तो वो पावर सप्लाई यूनिट को ख़राब कर देगा, लेकिन आपके सीपीयू के अंदर के कंपोनेंट्स को ख़राब नहीं करेगा। डेट्स कॉल्ड वी यूज्ड पावर सप्लाई यूनिट। जितना वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वहीं पे हमारे सीपीयू के अंदर उतना ही वोल्टेज जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये सीपीयू का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, डीपली मैंने समझा दिया है आपको। चलिए थोड़ा कुछ आगे के कंपोनेंट्स को समझते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर इंटरनल कंपोनेंट्स को आपको कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं हम यहाँ पर, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सुना होगा, उबंटू, विंडोज, रेड हैट, मैक ओएस, इन सभी का नाम तो आपने सुने ही होंगे। कुछ इस तरीके से उबंटू भी देखा होगा आपने, विंडोज़ भी देखा होगा, रेड हैट भी देखा होगा, और मैक ओएस भी, अगर आपने मैक चलाए हैं तो मैक का भी आइडिया होगा। लेकिन ये हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और ये होते क्या है इनको समझेंगे अब, है ना, क्योंकि कंप्यूटर के कोर्स में इनको भी एक डीपली आपको पॉइंट है जिसको आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है इज द मेन सॉफ्टवेयर दैट मैनेज ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन ए कंप्यूटर। इट्स एक्ट्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। एक्चुअली सीधी सिंपल में ये बता दूं कि हार्डवेयर और यूज़र के बीच में जो कम्युनिकेशंस है उसको समझने के लिए और समझाने के लिए ओएस का यूज़ किया जाता है। क्योंकि देखिए हार्डवेयर को आपकी लैंग्वेज नहीं पता, अगर आप मान लीजिए डिस्क से बोलोगे सेव हो जा, तो वो क्या किसी फाइल को सेव कर देगा? नहीं करेगा। आपको उसको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो बीच में लेयर आती है, इट्स कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपको मदद करेगा हार्डवेयर से काम करवाने में। चलिए इसको थोड़े से स्ट्रक्चर से समझाता हूँ आपको, है ना। यहाँ पर देखिए कुछ स्ट्रक्चर्स। देखिए मान लीजिए यहाँ पर आपका हार्डवेयर सिस्टम है, सीपीयू है, मेमोरी है, डिवाइसेस हैं। अब हार्डवेयर से हमने बोला एक यहाँ पर ओएस डाल दिया, कोई भी ओएस हो सकता है, विंडोज़, मैक, कुछ भी ओएस, उसका कुछ भी बेस होगा, कर्नल होगा, सी ड्राइव या कुछ भी रखा होगा उसके अंदर। वो उसके ऊपर कोई भी एप्लीकेशन, मान लीजिए व्हाट्सएप होगी, तो व्हाट्सएप पे मान लीजिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ और व्हाट्सएप मेरी एप्लीकेशन है। मैंने व्हाट्सएप पे हाय भेजा किसी यूज़र को। हाय व्हाट्सएप पे हार्डवेयर को कैसे पता चलेगा कि ये हाय मुझे फलाने यूज़र को भेजना है या इस यूज़र को भेजना है? तो क्या करेगा, व्हाट्सएप जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, ऑपरेटिंग सिस्टम से बोलेगा भाई एक काम करो, नेटवर्क डिवाइस और सीपीयू और डिस्क में से इनका यूज़ करो और इनसे बोलो कि हाय मैसेज भेज दो इनको, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं उस हार्डवेयर का यूज़ करके वहाँ पर उस एप्लीकेशन के थ्रू उस चीज़ को भेज देंगे। मैंने बोला मेरी वर्ड एप्लीकेशन खोलो, वर्ड एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे खोली, उसके अंदर ऐसे लिखा, ऐसे लिख रहा हूँ, तो कहाँ पे सेव हो रहा है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहा है जो भी ऐसे लिख रहा है उसको रैम के ऊपर चलाओ अभी, तो रैम यहाँ पे होगी, रैम के ऊपर चल रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूज़र के बीच में कम्युनिकेशन कर रहा है ताकि हम यूज़र कंप्यूटर के साथ काम ले सकें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बस इतना है। बाकी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट फीचर्स हैं, कुछ सिक्योरिटी बेसिस हैं, कुछ उनको अच्छा लुक देने के लिए, है ना, तो वो अलग की चीज़ है। वहीं अगर लिनक्स की बात की जाए तो अगर आपको लिनक्स का आइडिया है तो लिनक्स में हार्डवेयर होता है, कर्नल होता है, उसके ऊपर कुछ कमांडें चलती हैं, फिर उसके ऊपर एप्लीकेशंस होती हैं, फिर यूज़र, अगर यूज़र कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करेगा वहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर जाके कुछ कमांडें चलाएगा, कर्नल क्या करेगा, यहाँ पर कर्नल होता है, कर्नल हार्डवेयर से काम करवाता है। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लिनक्स के अंदर कर्नल होता है, ठीक है। तो कर्नल ही यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इतना आपको आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो आगे और भी अच्छे से डीपली मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, लाइनक्स इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि लाइनक्स और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को हम थोड़ा यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की। विंडोज़ ने अपने कुछ वेरिएंट लॉन्च किए हैं, विंडोज़ XP, 7, 8, 10, 11। इनका डिफरेंट लुक रहा है। XP सबसे पहले आई थी, अगर आपने यूज़ की होगी तो आपको आइडिया होगा। 7 आया, फिर 7 बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। 8 आया, 8 का थोड़ा लुक की वजह से उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। फिर विंडोज़ 10 आया, विंडोज़ 10 बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ। अब विंडोज़ 11 आया। तो इस तरीके से वन बाय वन विंडोज़ ने अपने कुछ वेरिएंट या डिफरेंट वर्जन्स लॉन्च किए, अलग अलग लुक के साथ, अलग अलग फीचर्स के साथ। तो बहुत से लोग यूज़ भी करते हैं, है ना। तो ये विंडोज़ के टाइप्स हैं। वहीं अगर लिनक्स की बात करें, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ये दो तरीके से आते हैं। एक आते हैं डेब बेस ऑपरेटिंग सिस्टम, एक आते हैं RPM बेस ऑपरेटिंग सिस्टम। डेब बेस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? देखिए लिनक्स क्या होता है, सीधी सिंपल सी बात है। अगर आपने यहाँ पे देखा होगा
उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपने चलाया है तो आपको पता होगा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ना। और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी दो तरीके के आते हैं, पहला डेव बेस ऑपरेटिंग सिस्टम, आरपीएम बेस। इनको दो तरीकों में विभाजित किया है। पहले जिनके पैकेज डॉट डेव में होते हैं, यानी कि कोई भी आज इसमें एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, एनीडेक्स भी डाउनलोड करोगे या व्हाट्सएप भी डाउनलोड करोगे, तो उसका जो फाइल का नेम होगा .deb होगा, है ना, डेव बेस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। और आरपीएम बेस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो भी फाइल का नेम होगा .rpm होगा। तो ये दो तरीके से लाइनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुए। अब आपको नाम भी बता देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। देखिए उबंटू समझ लीजिए, उबंटू के अंदर जितने भी फाइल्स होंगी जो उबंटू की होंगी वो सारी .deb में होगी, है ना, डेब में होंगी। तो इतना समझ लीजिए डेब बेस ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। काली लिनक्स, मिंट लिनक्स, ये सारी कुछ डेब बेस ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ना। और आरपीएम बेस जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आपको पता होगा, रॉकी लिनक्स, सेंटोस, रेड हैट, जो कि आपने इजीली नाम तो सुने ही होंगे। तो इस तरीके से ये लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने डिवाइड किया है। और मेरी लिनक्स की जो क्लासेस हैं उनमें मैंने और भी ज़्यादा डीपली इनको एक्सप्लेन किया है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ओएस के इंटरफेस की। देखिए, जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं आपको दो तरीके के इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। देखिए, ओएस के इंटरफेस इस तरीके से देखने को मिलते हैं। जब भी मान लीजिए अगर आप देखते हैं CLI इंटरफेस और GUI इंटरफेस, CLI इंटरफेस में आपको बस इस तरीके की ब्लैक स्क्रीन मिलती है। ब्लैक स्क्रीन पर कुछ कमांडें आप चला सकते हैं, तो ये होता है CLI इंटरफेस। अब मान लीजिए अगर आपने कोई भी OS इंस्टॉल कर दिया, OS के बाद आपको दो तरीके की स्क्रीन दिखती है। कभी कभी आपने देखना होगा किसी कंप्यूटर के ऊपर ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है, और आपने देखा भी हो किसी कंप्यूटर के ऊपर इस तरीके का GUI एप्लीकेशन होती है। मतलब कि वहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप का आइकन है, यहाँ पर मेरा नेटफ्लिक्स का आइकन है, यहाँ पर मेरा PC का आइकन है, यहाँ पर मेरा फलाना आइकन है। इस तरीके से हम देख कर समझ सकते हैं। तो GUI इंटरफेस कुछ इस तरीके का होता है और CLI इंटरफेस कुछ इस तरीके का होता है। आपको ये चीज़ समझ लेनी है कि यही दो ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस हैं जो फ्यूचर में आपको काम करने में मदद करेंगे। अगर आपसे कोई कहे कि CLI इंटरफेस पे काम करिए या GUI इंटरफेस पे काम करिए, तो आप उसको समझ सकते हैं कि GUI इंटरफेस का मतलब है कहीं ना कहीं वो ग्राफिकल इंटरफेस की बात कर रहा है। अगर मैं अभी विंडोज़ पे काम कर रहा हूँ तो विंडोज़ आप देख सकते हैं इस तरीके के ऑप्शन मुझे मिल रहे हैं, और जो कि है GUI इंटरफेस। अगर मेरी स्क्रीन ब्लैक होती और तो यहाँ पर मैं CLI इंटरफेस की बात कर रहा होता। आई होप आपको OS इंटरफेस समझने आए होंगे। कंटिन्यू करते हैं एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर्स पे। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि हार्डवेयर हमने समझ लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम हमने समझ लिया, अब बात आती है एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर्स की। कहीं ना कहीं इन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एप्लीकेशंस इंस्टॉल होती हैं जो कि यूज़र को उनके टास्क को परफॉर्म करने में मदद करती हैं, है ना। तो अब हम आगे चलेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर्स पे। एप्लीकेशन फॉर और सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम दैट हेल्प्स यू डू स्पेसिफाई टास्क ऑन अ कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस। यानी कोई भी कंप्यूटर और डिवाइसेस के ऊपर एप्लीकेशंस जो होती हैं वो आपको कोई डिफरेंट तरीके के स्पेसिफाई टास्क को पूरा करने में मदद करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप नेटफ्लिक्स चला रहे हैं तो उनके आप मूवी देख सकते हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं तो उसमें मैसेजेस कर सकते हैं, वर्ड चला रहे हैं तो उसमें टाइप कर सकते हैं, और हज़ार तरीके की एप्लीकेशंस हैं। तो उन एप्लीकेशंस का डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने में यूज़ किया जाता है और यूज़र उनका यूज़ कर सकते हैं। तो डेट्स कॉल एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर, जो कि आपके कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइसेस, डिफरेंट तरीके के कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो डिफरेंट तरीके के कंप्यूटर्स के ऊपर यूज़ होते हैं। तो इनको आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे कोई बोले एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दो, आपसे कोई बोले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, कहीं ना कहीं वो कोई प्रोग्राम चाह रहा है जो कि स्पेसिफाइड टास्क को करना चाहता है। दैट्स इट, है ना। आगे चलते हैं, डेटा इन कंप्यूटर। डेटा की बात करें, देखिए अब हमने सारी चीज़ें समझ ली हैं, हार्डवेयर क्या है, OS क्या है, और ये सारी एप्लीकेशंस क्या है। कहीं ना कहीं अब जो एक चीज़ रह जाती है वो है डेटा, और डेटा को समझने के लिए थोड़ा सा हमको खुला माइंड चाहिए। देखिए डेटा है क्या। सबसे क्वेश्चन पहले आती है डेटा। व्हाट इज डेटा इन कंप्यूटर? डेटा रेफर्स टू एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी स्टोर एंड प्रोसेस्ड डिजिटली। यानी कि किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन जिसको हम डिजिटली स्टोर कर सकें, इट्स कॉल्ड डेटा। दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम टेक्स्ट एंड नंबर्स टू इमेज, वीडियोस एंड सॉफ्टवेयर फाइल्स। यानी इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, आपके नंबर्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती हैं, वीडियोस हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर की फाइलें हो सकती हैं, या कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए आप अगर अपनी फोटोज स्टोर कर रहे हैं तो ये भी आपका एक डेटा है। मान लीजिए आप अपनी PDF स्टोर कर रहे हैं, डेटा या किसी भी तरीके का आपका कोर्स स्टोर कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वो डेटा है। तो ये डिफरेंट तरीके के डेटे होते हैं, डिफरेंट तरीके का इनका साइज होता है। आगे चलते हैं, हम अगला पॉइंट जो डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। टेक्स्ट डेटा, नंबरिकल डेटा, ऑडियो वीडियो डेटा, इमेज डेटा, बाइनरी डेटा।
टेक्स्ट डेटा में आ जाएगा लेटर्स, नंबर, सिंबल, एग्जाम्पल, हेलो वर्ड, ये 1000 तरीके की चीज़ है, ठीक है। नंबर के डेटा में आ जाएगा इंटीग्रेट्स, जैसे कि ए 1 to 100 फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर लाइक 3 to 14। नंबर के डेटा यानी कि आप किसी कोड लिख रहे हैं, कुछ 1000 तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, ऑडियो, वीडियो, इमेज, ये सब आपको आइडिया होगा, ठीक है। इनको ज़्यादा डीपली ना डिस्कस करते हुए आगे चलते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, जो कि है डेटा स्टोर्स इन कंप्यूटर्स। किस तरीके से डेटा स्टोर करें, वे टू सेव डेटा फॉर यूज लेटर। तो डेटा स्टोर क्या होता है, देखिए सीधी सिंपल सी बात है, आपकी फाइल्स और फोल्डर्स को कंप्यूटर की किसी स्टोरेज में सेव कर लिया जाता है ताकि आप दोबारा आएँ, उसको दोबारा से देख सकें, यूज़ कर सकते। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, स्टोरेज, है ना। मान लीजिए आप खाना लेके आए मार्केट से, आपने फ्रिज में रख दिया, क्यों, क्योंकि आप बाद में उसको खा सकें, तो आपने एक तरीके से खाने को स्टोर कर दिया। इसी तरीके से कंप्यूटर्स में स्टोर होती हैं डेटा को, जो भी आपकी फाइल्स हैं वहाँ पे आप डिस्क के अंदर, स्टोरेज के अंदर सेव कर देते हैं, और जो कि बाद में आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपकी कुछ चीज़ें आती हैं। देखिए स्टोरेज के अंदर बायोस, यूईएफआई क्या होती है। कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर एक बायोस चिप होती है जो कि हेल्प करती है आपको ओएस को बूट करने में। इसको मैं थोड़ा डायग्राम से आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये वाला डायग्राम मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये है आपका कंप्यूटर का सीपीयू, यहाँ पर आपका मदरबोर्ड लगा है, और मदरबोर्ड के अंदर यहाँ पर एक आपकी चिप भी लगी है जिसको हम बोलते हैं बायोस चिप। आपने देखी होगी एक चिप लगी होती है, बायोस चिप। इसका काम क्या है, मान लीजिए ये आपका मॉनिटर है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ऑप्शन आपको, जब भी आप कंप्यूटर की स्क्रीन चालू करते हैं, आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस इस तरीके से मिलते हैं। यहाँ पर लिखा होता है बायोस मोड, है ना। तो कहीं ना कहीं जब आप जैसे ही अपने कंप्यूटर या सीपीयू को पावर ऑन करते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ चालू होती है, एक्टिव होती है, वो मैं आपको बताऊंगा बायोस। बायोस क्या करती है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाती है बायोस मोड। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप अगर स्टोरेज सेट करनी है, टाइम टेबल सेट करना है, पासवर्ड सेट करना, कुछ भी सेट करना। तो बायोस क्या करता है, इसको पता होता है कि आपके सिस्टम का क्या कहते हैं, सारा कॉन्फ़िगरेशन क्या है, टाइम क्या है, आपकी इस डिस्क का नाम क्या है, कितने स्लॉट्स लगे हैं, हार्डवेयर का पता होता है, सारी चीज़ें पता होती हैं। तो बायोस एक तरीके का मिनिमल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट होता है। अगर ये ख़राब हो जाता है, आपका मदरबोर्ड ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो मदरबोर्ड आपका ख़राब हो जाएगा अगर आपका बायोस ख़राब होगा। तो इस तरीके से कुछ ये बायोस काम करता है। ये बायोस की चिप होती है, आपने देखा होगा, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ये बायोस इस तरीके का आपने ऑप्शंस देखे होंगे। अगर आप ओएस इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके सिस्टम को सेटअप करने के लिए एक सेटअप यूटिलिटी है जो डिफ़ॉल्टली हर सिस्टम के मदरबोर्ड के अंदर इंस्टॉल होती है, और ये मदरबोर्ड यहाँ पर बायोस चिप अवेलेबल होती है, इसके अंदर ये स्टोर होता है। तो ये बायोस होता है, तो इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। ये एक स्टोरेज ही, मिनिमल स्टोरेज है जिसपे आपका ओएस डला होता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इसको मेंशन किया है, ठीक है। यूईएफआई यानी कि एक टाइप है स्टोरेज को इंस्टॉल करने का, आपकी एडिशनल स्टोरेज को इंस्टॉल करने का। ये एमबीआर होते हैं, जीपीटी होती हैं, ये आगे हम डिस्कस करेंगे इनको, है ना। तो स्टोरेज के ये जो पार्ट है इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ सबसे पहले। चलो मैं आपको ये एमबीआर और जीपीटी एक्सप्लेन करता हूँ, रुकिए। देखिए अब हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर हमारे पास एक स्टोरेज डिस्क होती है, और इस डिस्क के स्टोरेज के अंदर एक इस तरीके की एक प्लेट तरीके की लगी होती है, ठीक है। एक मैग्नेटिक डिस्क जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क ड्राइव बताता हूँ। ये देखिए, ये आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके की मैग्नेटिक डिस्क लगी होती है जिसपे आपका डेटा राइट होता है। ये दिखने में कुछ इस तरीके की होती हैं। आजकल SSDs यूज़ करने लगी, ये कुछ डिफरेंट तरीके की डिस्क हैं, NVMe बेस्ड भी हैं, लेकिन ज़्यादातर हम हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं जो कि कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। अब हर हार्ड डिस्क या स्टोरेज के अंदर एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं, एक ब्लॉक होते हैं। यहाँ पर फाइल सिस्टम इंस्टॉल होता है, और यहाँ पर जो ब्लॉक्स बनते हैं, इन हार्ड डिस्क के अंदर एक कुछ ब्लॉक्स बनते हैं इस तरीके के खंड जिनको बोलता है हम, ठीक है, ब्लॉक्स बोलते हैं जिन्हें हम। और ये ब्लॉक्स बनते हैं डिपेंड ऑन द फाइल सिस्टम, ठीक है। फाइल सिस्टम क्या होता है सर? फाइल सिस्टम होता है एक तरीका फाइल्स को स्टोर करने का। जैसे हमने बोला NTFS, ext3, ext4 और XFS,
ये 1000 तरीके के फाइल सिस्टम होते हैं। तो ये फाइल सिस्टम क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि कितनी बड़ी फाइल स्टोर हो सकती है, कितना लेंदी टेक्स्ट का आप इसमें फाइल नेम बना सकते हैं, फोल्डर बना सकते हैं। और ये जो फाइल्स होती हैं 0 और 1 में स्टोर होती हैं इसके अंदर, ठीक है, 0 और 1 में। तो मान लीजिए 0 1 की लिमिट्स हमारी यहाँ पे 230 लिखी है, तो 230 बिट्स की यहाँ पर फाइल्स स्टोर होगी। ये थोड़ा हम डीप चले जाएंगे, लेकिन इतना समझिए ये जो फाइल्स हैं ब्लॉक्स में स्टोर होती है, और ये जो ब्लॉक्स हैं डिपेंड करते हैं फाइल सिस्टम के ऊपर कि कितना अच्छा फाइल सिस्टम आपके अंदर इंस्टॉल्ड है और उतनी ज़्यादा यहाँ पर ब्लॉक्स होंगे। ओके, तो मेरा जो मेन मोटिव था आपको समझाने का वो ये था कि जब ये ब्लॉक्स बन जाते हैं तो इन ब्लॉक्स के अंदर एक ऐसा ब्लॉक होता है जिसको बोला जाता है MBR, ठीक है। ये ज़्यादातर कैपेबल होता है 2 TB समथिंग से लेस पे, है ना, लेस की डिस्क के ऊपर। इस डिस्क में क्या होता है, जब आप किसी भी जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है, बायोस देखता है, उसकी डिस्क को एक्टिव करता है, तो MBR पार्टीशन को पता होता है इस ब्लॉक्स के अंदर ये फाइल डली है, इसके अंदर ये, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो डिस्क के अंदर फाइलें रखी हैं उसकी इन्फॉर्मेशन पता होती है MBR। यही कारण है जब आप डिस्क को इरेज कर देते हैं तो वो डेटा पूरी तरीके से रिमूव नहीं होता, क्योंकि MBR सिर्फ उन्हीं पार्टिकल्स को इरेज करता है जहाँ पर डेटा नहीं रखा हुआ है, और सारी इन्फॉर्मेशन MBR के अंदर स्टोर होती है, जिससे कि इन्फॉर्मेशन को रिकवर करना इजीली होता है। तो ये आगे के एडवांस लेवल के पॉइंट है, लेकिन MBR को पता होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे रखा हुआ है, आपकी कौन सी फाइल कहाँ पे रखी होती है। दैट्स कॉल्ड MBR, मास्टर बूट रिकॉर्ड, जिसका फुल फॉर्म होता है MBR, जिसका फुल फॉर्म होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। ओके, मास्टर बूट रिकॉर्ड, और जिसको पता होता है कि बूटेबल की इंफॉर्मेशन कहाँ पे कौन सी फाइल रखी हो, ये आइडिया हो गया, ठीक है। चलिए, MBR आपको पता हो गया। जीपीटी क्या होता है, आजकल की 2 TB से एडवांस लेवल की जो डिस्क है वहाँ पर UEFI लेवल की का हमें टाइप यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमको थोड़ा एडवांस लेवल की कॉन्फ़िगरेशंस मिल जाती हैं। वहाँ पर भी फाइल सिस्टम कॉन्फ़िगर करके, यहाँ पर देखिए मैंने कुछ एडवांस में आपको समझाया। ओल्ड बूट टाइप्स में बायोस यूज़ किया जाता है, जिसमें ब्लैक एंड ब्लू तरीके की स्क्रीन मिलती थी। ओनली MBR यहाँ पर सपोर्ट करता था, जो कि मैक्स 2 TB तक की डिस्क को सपोर्ट करता था, थोड़ा सा स्लो होता था। लेकिन जब यहाँ पर UEFI आए, वहाँ पे GUI सपोर्ट मिल गया हमको, माउस कंट्रोल मिल गया, और GPT जो थी ना, मोर देन 2 TB तक का हम यूज़ कर पा रहे थे यहाँ पर, जो कि थोड़ा सा फास्ट भी होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा UEFI और बायोस काम करता है। ओके, सो अब बात करते हैं हाउ कंप्यूटर्स स्टोर फाइल्स इन स्टोरेज डिस्क, ठीक है। तो अब कंप्यूटर्स किस तरीके से फाइल्स को स्टोर करते हैं स्टोरेज डिस्क के अंदर, वो चीज़ समझेंगे। कंप्यूटर स्टोरेज फाइल्स इन बाइनरी फॉर्म 0 and 1 में, यानी 0 and 1 में फाइल्स को स्टोर करता है। साइज ऑफ बाइनरी डिसाइड द साइज ऑफ फाइल, जितनी बाइनरीज का साइज होगा उतना ही यहाँ पर फाइल का साइज होगा। तो ये कुछ यहाँ पर कैलकुलेशंस हैं, अगर 0 और 1 जितनी ज़्यादा वैल्यूज होंगी उतनी ही ज़्यादा फाइल का साइज यहाँ पर होगा। व्हाट इज़ द डेटा साइज, अब हमको ये समझना है कि जैसे हमने हमारे जो मेन हेडिंग थी वो क्या थी, हाउ टू कंप्यूटर स्टोर द फाइल इन द स्टोरेज डिस्क, है ना। अब जब भी कोई फाइल स्टोर होगी तो उसका कुछ साइज होगा, जिसको बोलते हैं व्हाट इज साइज, है ना। और साइज क्या है, डेटा साइज विल डिसाइड हाउ मच स्पेस यूज्ड बाय द बाइनरी, कितना स्पेस बाइनरी के द्वारा यूज किया गया है इन डिस्क एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये जो डेटा का साइज है यही डिसाइड करता है कि कितना स्पेस, है ना, यूज किया गया है किसी बाइनरी द्वारा। और बाइनरी क्या होता है, 0 और 1 की वैल्यू। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक फोटो यूज़ करते हैं तो उसका कुछ साइज होगा, जैसे कि 2 MB। 1 मूवी स्टोर करते हैं तो उसका कुछ साइज होगा 1 GB। अब ये साइज क्या होते हैं, स्मॉलर यूनिट साइज की होती है बिट्स, है ना। तो हम यहाँ पे इस तरीके से मैंने एक टेबल बनाई है जिसको आपको समझने में आसानी होगी। एक बाइट होते हैं 8 बिट्स, जो कि 8 बिट यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा, है ना, जिसमें एक कैरेक्टर लाइक ए, अगर आपने एक कैरेक्टर एक प्रेस किया वो 8 बिट का हो गया, तो एक कैरेक्टर 8 बिट का है यहाँ पर। 1 KB 1024 बाइट्स, 1 MB 1024 किलोबाइट्स, 1 GB 1024 मेगाबाइट, 1 TB 1024 गीगाबाइट, और 1 PB इजिकल टू 1024 टेराबाइट। इस तरीके से बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और पेटाबाइट, ये तरीके से यहाँ पर स्टोरेज के साइजेस होते हैं। जैसे कि आप MB की फाइल यूज़ कर रहे हैं तो मान लीजिए कोई सॉन्ग यूज़ कर रहे हैं तो वो MB में जाएगा, वीडियोस यूज़ कर रहे हैं तो वो GB में आएगा, ये डिपेंड नहीं है। लेकिन एक फ़ाइल का साइज उसकी बाइनरीज के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, वो जो हम एक्सप्लेन करते हैं GB, KB, MB, TB में, है ना। तो कोई भी फाइल के साइजेस हैं तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं कंप्यूटर्स के अंदर। अब हम बात करेंगे लास्ट जो हमारा ऑप्शन है, पावर साइकिल ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम पावर ऑन टू लेकर डेस्कटॉप।
अब हम यहाँ पर इस चीज़ को समझेंगे, जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं और डेस्कटॉप चालू होकर आती है, वो प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम पावर ऑन करते हैं, फिर SMPS चालू होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, इसके बाद कंप्यूटर में बायोस UEFI की चिप चालू होती है, बूट को लोड किया जाता है MBR GPT में, OS लोड हो जाता है, लॉगिन ऑप्शन आ जाता है, डेस्कटॉप हो जाता है। इसको मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला आपका, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपका एक CPU है, ठीक है, और ये है आपका इस तरीके से मॉनिटर, ओके, और CPU में कहीं पावर सप्लाई यूनिट लगा हुआ है, ओके। तो मैंने यहाँ पर CPU को के पावर सप्लाई पे यहाँ पर प्लग लगा हुआ है, यहाँ पर स्विच लगा हुआ है। जैसे स्विच चालू करें, यहाँ पर पावर सप्लाई यूनिट या ना PSU, ठीक है, या SMPS भी बोल सकते हैं, SMPS में पावर आई। SMPS ने पावर यहाँ पर सीधे इसके ऊपर जो मॉनिटर लगा मदरबोर्ड लगा होगा वहाँ पर दे दी। मान लीजिए ये मदरबोर्ड लगा है, ठीक है, मदरबोर्ड पर यहाँ पर पावर आ गई। मदरबोर्ड में पावर आई तो जितने भी कंपोनेंट लगे होंगे सभी को पावर आ गई। बैक एंड से एक केबल आ रही होगी जो कि यहाँ पे आपके कीबोर्ड पर गई है, यहाँ पे आपके माउस पर गई है ना, और ये आपकी यही आपके मॉनिटर के ऊपर भी लगी हुई। जैसे मैंने SMPS में पावर दी, यहाँ पे पावर बटन लगा होगा, पावर बटन दबाया तो इसने सीधे मदरबोर्ड पे पावर दे दी। मदरबोर्ड ने यहाँ पर डेस्कटॉप, कीबोर्ड और जितने भी डिवाइसेस इसके अंदर लगे हुए हैं उनको एकदम से पावर दी और वो सारे चालू हो गए। जैसे ही वो सारे चालू हो गए, उसके बाद सबसे पहली जो चीज़ चालू होगी कंप्यूटर के अंदर, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, SMPS स्टार्ट होता है तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट चालू होता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में यहाँ पर सीधा जो SMPS है, इसके बाद पोस्ट चलता है। जैसे मैंने यहाँ पे प्लग स्विच ऑन किया, स्विच ऑन के बाद SMPS में पावर ऑन आई, ठीक है, SMPS ऑन हुआ। फिर मैंने पावर ऑन बटन चालू किया। पावर ऑन बटन जैसे ही दबाया तो मदरबोर्ड पे पावर ऑन हो गई, मदरबोर्ड ऑन हो गया। मदरबोर्ड जैसे ही ऑन हुआ तो यहाँ पर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ये चालू हुआ, जिसमें ये चेक करता है आपका मदर बोर्ड सही है कि नहीं है, आपका क्या कहते हैं, सारे जितने भी हार्डवेयर हैं जो कि मदरबोर्ड से कनेक्टेड हैं वो ओके हैं या नहीं, ठीक है। अगर वो ओके हैं तो कंटिन्यू करता है, और नहीं कर ओके होता है यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे कुछ एरर आ जाता है, यानी कि रैम नॉट वर्किंग, ठीक है, या हार्ड डिस्क नॉट अवेलेबल, या प्रेस एंटर टू हार्ड डिस्क, इस तरीके की ब्लैक स्क्रीन, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यहाँ पे काम नहीं कर रहा है ना। फिर जैसे ये हो जाता है, हार्ड डिस्क चालू हो जाती है आपकी, हार्डवेयर आपका ये सब हो जाता है। मदरबोर्ड पे फिर लगी होती है बायोस चिप जैसे ही ऑन होती है, ठीक है। बायोस के बाद बायोस सबसे पहले चेक करता है सारी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और वो सबसे पहले ऑन करता है, स्टोरेज के पास जाएगा वो, स्टोरेज में ही, क्योंकि हमारा OS इंस्टॉल होता है, OS को ढूंढने के लिए सबसे पहले वो चालू करेगा MBR या फिर यहाँ पर GPT, जो भी जिस तरीके की आपकी डिस्क होगी वो चालू करेगा, और उस पर ढूंढेगा कि आपका OS कहाँ पर रखा हुआ है। मैंने आपको बताया स्टोरेज के अंदर सबसे पहला रिकॉर्ड होता है, जो ब्लॉक होता है वो तो MBR, और MBR को पता होता है कि कहाँ पर कौन सी फाइल रखी हुई है। तो ये MBR क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा OS की फाइल कहाँ रखी है, और जैसे ही वो इसको फाइल मिल जाएगी, वो OS यहाँ पर स्टोरेज डिस्क होगी वो OS यहाँ पर बूट कर यहाँ पे स्क्रीन पे शो करना स्टार्ट कर देगा, और यहाँ पे आपके जो भी आपका लोगो होगा विंडोज़ का या फिर जो भी है वो शो करने लगेगा। इस तरीके से OS चालू होने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, यूज़र नेम पासवर्ड डालिए, है ना, यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपका लॉगिन का ऑप्शन आ गया, और ये आपने लिख दिया यहाँ पे लॉगिन, ठीक है, लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड दिया, और यहाँ पे डेस्कटॉप आपका चालू होके आ गया। इस तरीके से आपका ये पावर ऑन का प्रोसेस होता है जो चलता है। आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको ये कंप्यूटर का कोर्स पसंद आया होगा। अगर इस कोर्स में आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका वैल्यूबल वहाँ पर रिस्पॉन्स दूंगा। और चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। तो दोस्तों बिना देरी करते हुए चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।